हेलो एंड वेलकम टू द स्टेट सिंप्लीफाइड विद डॉक्टर अजय। आज हम इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज 10 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति। मैं हूं डॉक्टर अजय। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई कंप्लीटेड माई PhD फ्रॉम JNU. I have qualified NET in both political science and international relations. Right now, I am teaching political science at Sambalpur University. Brief introduction about DPSP. Directive Principles of State Policy. ये जो DPSP हैं, they are the guidelines to the central and state governments. Central and state government of India. ये भारत में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको दी गई है इंडिया के अंदर। और ये जो डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारत का जो संविधान है वहाँ का जो पार्ट 4 है वहाँ पे मेंशन किया गया है। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक ये जो भारत का संविधान है वहाँ पे लिखा गया है। एंड दिस डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, मतलब इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, नॉन जस्टिसेबल। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, उसका वायोलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। उसके तहत 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति डीपीएसपी, उसका वायोलेशन हो रहा है, हम कोई कोर्ट जा नहीं सकते। मतलब इनको ये नॉन जस्टिसेबल है, इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है। ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस। भारत को गवर्न करना है, शासन करना है, ये बहुत ही फंडामेंटल है, ये जरूरी है। और ये जो आइडिया है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से आया था। लेकिन आयरलैंड कहां से लाया था? स्पेन से लाया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आयरलैंड का ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेन से आया था आयरलैंड, आयरलैंड से आ गया इंडिया, इंडिया आ गया। ठीक है, हाँ, हमें पता है दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट के द्वारा वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर BR आंबेडकर ने कहा कि ये नोबेल फीचर्स है, डीपीएसपी नोबेल फीचर है। और ऑस्टिन, उन्होंने बोला, ग्रेनेवाइल ऑस्टिन, वन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दे आर द कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वहां का फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये दोनों मिलाएंगे तो ये भारत का जो संविधान, उसका कॉन्सेंस, उसका विवेक बन जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, उसके पीछे कहानी डीपीएसपी। हम भारत का संविधान की बात करें, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वहां डीपीएसपी का जिक्र होता है। एंड दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये फर्दर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से आए, मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन ये स्पेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से आया था। एंड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये इन्फ्लुएंस फर्दर हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत का जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके द्वारा भी ये प्रभावित हुआ था। एंड दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स जब डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स भारत में किस तरह का डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है, वहां पे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है। लेकिन ये डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है,
फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। क्या फीचर्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? फीचर बोलो, नेचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, वो सब सही है। पहला बोल रहा है ये पार्ट 4 में है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह जाता है। दूसरा बोल रहा है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का किसी भी तरीके से वायोलेशन होता है, हम इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहां पे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, हम उसको एनफोर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तीसरा बोल रहा है इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत की बात करें, इंडिया को अगर सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के तहत हम बांटे, तो फंडामेंटल राइट्स वो क्या एस्टेब्लिश करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। और क्या बोल रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन का, जो इंस्ट्रक्शन स्टेट्स को दिया जाता है। यहाँ पे स्टेट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को दिया जाता है। कोई भी कानून व्यवस्था, कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन, उसको फॉर्मुलेट करने से पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को उनको दिमाग में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, ताकि किसी भी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायोलेशन ना हो। इसलिए दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, they are given, they are provided to the state. Another features of DPSP, the concept of welfare state, जो बोलते हैं जन कल्याण का राष्ट्र, जन मंगल राष्ट्र। जो स्टेट बोलता है डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट अल्टीमेटली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये स्टेट के बारे में ज़्यादा सोचता है, स्टेट के बारे में ज़्यादा फोकस करता है, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। और डीपीएसपी की बात करें, दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये जो गवर्नेंस, भारत का गवर्नेंस के लिए ये बहुत ही फंडामेंटल माना जाता है। देश को चलाने के लिए ये एक मोरल फ्रेमवर्क भी देता है। मोरल फ्रेमवर्क, ओके। क्लासिफिकेशंस ऑफ डीपीएसपी, हम ऐसे देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई क्लासिफिकेशन ऐसा है ही नहीं। भारत का जो संविधान है वहां पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्लासिफिकेशन हो। लेकिन हाउएवर हम 3 ब्रॉड थीम में डिवाइड किए हैं आज पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका नेचर, उनका फीचर्स को देख के। वो तीनों क्या है? पहला गांधीयन प्रिंसिपल्स, दूसरा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ये महात्मा गांधी का आइडिया से इंस्पायर होकर हम मेंशन किए हैं। और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो भारत को हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी प्लस सोशलिज्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसलिए वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। उसका जो आइडिया है उसके द्वारा वो अनुप्राणित हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है, इसलिए हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहला बोल रहा है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? ये वही प्रिंसिपल है जो महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, उनका आइडिया, उनका थॉट प्रोसेस, उसके द्वारा वो अनुप्राणित हुआ है, उसके द्वारा ही वो प्रभावित हुआ है। और एज द फाउंडिंग फादर, एज द फादर ऑफ द नेशन, उनको रेस्पेक्ट देते हुए हम उनका आइडियाज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्थान दिए हैं। तो मेजर आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 है मेजर आर्टिकल्स जो गांधीयन प्रिंसिपल में होगा। और यहाँ पे हम बोल रहे थे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो 36 से 51 तक है। यहाँ पे कोई सीक्वेंस मत ढूंढना, सर 36 आएगा उसके बाद 37, 38, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं।
हम गांधीयन प्रिंसिपल पहले डिस्कस करेंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये बोल रहा है कि जो विलेज लेवल में गांव की बात करें, वहां पे पंचायत को एस्टेब्लिश करना होगा, विलेज पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, जो गांधी जी बोल रहे थे सेल्फ सफिशिएंट विलेज, तो विलेज पंचायत ये जरूरी है। आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी प्रमोशन होना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। छोटी छोटी इंडस्ट्री और रूरल एम्प्लॉयमेंट को ये सपोर्ट करता है। इसलिए गांधी जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री हो गया वो सैटानिक है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को भी खराब करता है, धीरे धीरे वो करप्शन भी कर सकता है, ये प्रॉफिट में ज्यादा फोकस करेगा और विलेज इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें तो विलेज गांव वो मजबूत हो सकता है, इसलिए वो कॉटेज इंडस्ट्री पे प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, और वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा था। और क्या बोल रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रमोट और स्ट्रेंथन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 33B। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको वो प्रमोट करना चाहते थे, जैसे कि वो स्ट्रेंथन हो सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वहां पे कोई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके एग्रीकल्चर कृषि करना उनके बस की बात नहीं है। तो कुछ सामूहिक रूप से अगर वो कोऑपरेट करेंगे, तो आसपास के लोग उनको कोऑपरेट करेंगे, तो लैंड ज्यादा हो जाएगा, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो सकता है। और दूसरा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करके उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, वो आर्टिकल 43B में है। और 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड वीकर सेक्शंस। गांधी जी SC, ST और वीकर सेक्शंस का डेवलपमेंट, उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। उनका जो पत्रिका था हरिजन, वहां पे वो SC, ST और जो वीकर सेक्शन है उनका डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे। वहां पे वो बोल रहे थे ये हरि का जन है, मतलब भगवान का ही वो बच्चे हैं, तो उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। और प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स अंडर आर्टिकल 47। 47 क्या बोल रहा है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स, उसका यूज वो ना किया जाए, वो प्रोहिबिट करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ खराब होता है। ये हेल्थ ओरिएंटेड सोसाइटी बनाना चाहते थे। ठीक है, कोई भी नशा करना, दारू पीना, ये सब छोड़ना, ये अच्छा नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अंडर आर्टिकल 48। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को वो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, वो प्रमोट करना चाहते थे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को। स्पेशली वो काउ प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, काउ का प्रोटेक्शन होना चाहिए, या फिर अदर मिल्क एनिमल, अदर मिल्क एनिमल्स जो दूध देते हैं जो जानवर, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। और उनका ब्रीड भी अच्छा होना चाहिए, ब्रीडिंग अच्छा होना चाहिए भी, ठीक है, इंप्रूव करना चाहिए उनका ब्रीड भी। नेक्स्ट, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये 36, 38, 39, 39A, 38, 41, 42 बहुत सारा है। सो पहला बोल रहा है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल अंडर आर्टिकल 38। ये बोल रहा है लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का अच्छा होना चाहिए, और ये लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करना चाहता है। सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को भी एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, उसको प्रमोट करेंगे तो लोगों का वेलफेयर होगा, लोगों का अच्छा होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अंडर 39। ठीक है, ये बोल रहा है जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके बीच इक्विटेबली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और किसी एक के हाथ
बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, ओवर कंसंट्रेशन किसी एक इंसान के पास ना हो। ये जो प्रॉपर्टी है वो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड टू प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि ये जो लीगल सिस्टम सबके लिए बराबर हो सकता है, और खास करके ये जो फ्री लीगल एड है वो SC, ST, वोमेन और जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट, बिना पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये इंश्योर करेगा जस्टिस हर किसी का अधिकार है, हर किसी का राइट है। नेक्स्ट, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस अंडर आर्टिकल 41। ये बोल रहा राइट टू वर्क, कोई काम काज करने का अधिकार, काम काज करने का पावर यहाँ पे है, और एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन ग्रहण करना वो भी एक अधिकार है, उसके साथ साथ पब्लिक असिस्टेंस, ये सब कुछ देना भी अधिकार है। सो राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस देना जब अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या सिकनेस हो। ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस कब मिलना चाहिए? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, सिकनेस हो, या फिर कहीं पे बुजुर्ग है, ओल्ड एज लोग हैं, उनको पब्लिक असिस्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ अंडर आर्टिकल 42। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, उन लोगों का जो वर्किंग कंडीशन है वो ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि वहां पे एक इंसान, वहां पे एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग वो कामकाज कर सके। और मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ क्या है? अगर कोई महिला है, वो महिला काम कर रही है, उनको, वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चों का देखरेख करने के लिए उनको पेड लीव मिलेगा। मतलब यह है कि अगर कहीं भारत की बात करें, भारत में कहीं पे तुम अगर फॉर्मल सेक्टर में हो, फॉर्मल सेक्टर में हो, तो वहां पे जब सिक्योर है तो ये पेड लीव तुम्हें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट अंडर आर्टिकल 43A। जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहां पे जो मैनेजमेंट है, वहां का जो प्रशासन है, वहां पे भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट को उजागर करता है। इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, वहां भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहां भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और ये वर्कर है तो उनका अच्छाई के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो उनके लिए अगर कोई मैनेजमेंट कोई रूल रेगुलेशन ला रहा है तो वर्कर्स को वहां पे पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स अंडर आर्टिकल 47। ये ड्रग्स और ड्रिंक्स जो अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको प्रोहिबिट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। आर्टिकल 44 क्या 44 आर्टिकल बोल रहा है? ये बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बोल रहा है देश के सभी नागरिक है, जितने भी सिटीजन है, नागरिक है, उन सबके लिए एक जैसा सिविल लॉ बनना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का वो हो। ठीक है। यहाँ पे हिंदुइज्म हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, कोई भी रिलीजन हो, वो मैटर नहीं करेगा, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। कौन सा कानून एक जैसा होगा? क्योंकि इंडिया में वो क्रिमिनल लॉज की बात करें वो तो एक जैसा है, ये बोल रहा है सिविक लॉ, सिविल लॉज। ठीक है, ये एक जैसा होना चाहिए। ये प्रपोजल क्या दे रहा है? ये बोल रहा है कि गवर्निंग जो पर्सनल मैटर्स है, ठीक है, पर्सनल मैटर क्या है? मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया, मतलब तुम्हारे बाद वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, ये सब चीज में अलग अलग कानून अभी है। ये बोला नहीं, ये कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।
मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सब में सारे सिटीजन को रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, वो हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन हो उनका, सबको एक जैसा ट्रीट करना होगा। ठीक है। दूसरा बोल रहा है आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहा है और एजुकेशन, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि 6 साल तक अप टू 6 ईयर्स जितने भी बच्चे हैं उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए, उनका अच्छे से देखरेख होना चाहिए और एजुकेशन भी मिलना चाहिए उनको, और वो एजुकेशन कंपलसरी फ्री भी होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अंडर आर्टिकल 48। यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स है जो ओवरलैप करेंगे। लिबरल इंटेलेक्चुअल में मिल रहा है तो गांधीयन में मिल सकता है, या फिर सोशलिस्टिक में भी मिल सकता है, तो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो ओवरलैप कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी बोल रहा है वो मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो बोलते हैं पशुपालन, वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे हमें ये इंश्योर करना होगा एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री में इसका प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े, और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वहां पे भी प्रोडक्शन बढ़े, लोगों के पास पैसा हो, लोग समृद्ध हो। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर आर्टिकल 48A। ये बोले प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये बोल रहे पर्यावरण और फॉरेस्ट वनों का संरक्षण और सुधार करना जरूरी है। ये जो बोल रहा है एनवायरमेंट की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ उनका भी प्रोटेक्शन करना चाहिए अंडर आर्टिकल 48A। देन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, ये मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज का प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहा है। जो भारत का जो मॉन्यूमेंट्स है, भारत का जो कला है, जो स्थापत्य है, जिसको बोलते हैं वो हेरिटेज बोलते हैं, ठीक है, जिसको लेके हम गर्व करते हैं अभी बीइंग एन इंडियन, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो। कहीं भी हिस्टोरिकल और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है ना, उसको वो प्रिजर्व करने के लिए बोल रहा है। ओके, उसका प्रिजर्वेशन जरूरी है। और बोल रहे हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 50। सेपरेशन ऑफ पावर, बोल रहे जुडिशरी जो न्यायपालिका होता है और वो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका, ये दोनों अलग होना चाहिए। ये दोनों मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन, पावर का डिवीजन, पावर का सेपरेशन होना चाहिए। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखकर इंपार्शियल जजमेंट, इंपार्शियल जस्टिस को इंश्योर करना होगा। और क्या बोल रहा है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा, ये दोनों जरूरी है। ये भारत का जो संविधान है वो इसको बढ़ावा देता है। बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल में वार नहीं होना चाहिए, पीस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पीस शुड बी मेंटेन, शुड बी इंश्योर, और सिक्योरिटी, सुरक्षा होना चाहिए। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, हम ये जो टीपीएसपी की बात कर रहे हैं, काफी सारा आर्टिकल्स वो बाद में आया है, तो देखते हैं क्या क्या आया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब हुआ था 1976 में, तब अंडर आर्टिकल 39A आया था, और 43A और 48A। 39A क्या, जो फ्री लीगल एड्स, जो पुअर है, वोमेन है, जो इकोनॉमिकली वीक है, राइट, उनको लीगल एड मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन, हम ये जो बोल रहे थे मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 48A। 44th अमेंडमेंट जब हुआ था, कब हुआ था, 1978 में, वहां भी एक आर्टिकल आया था अंडर आर्टिकल 38 में, जो था मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, जो वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सबके बीच में, और किसी एक के हाथ में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति वो कंसेंट्रेट ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आर्टिकल 38। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, वो आया था आर्टिकल 45, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहे हैं, 0 to 6 ईयर्स,
और ये कब आया था? 2002 में। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, आर्टिकल 43B आया था, बोल रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ये कब आया था? 2011 में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था और प्रोटेक्शन दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंडिया में। हम पहले ही बोल चुके हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इसका हनन हो रहा है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे हम जाके इंश्योर नहीं कर सकते इसका हनन हो रहा है। तो मतलब क्या, इसका कोई वजूद नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? है, बहुत ज्यादा है, इंपोर्टेंस ज्यादा है। सो सैंक्शंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? पहला बोल रहे हैं पॉलिटिकल सैंक्शन, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। सरकार कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही, वो सरकार का होता है। और जो सरकार पब्लिक ट्रस्ट से आता है, पब्लिक वोट से आता है, वो कभी भी पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का कोई भी बेनिफिट्स हो रहा है तो उसको वो कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए वो लोगों के प्रति उनका निष्ठा, लोगों के प्रति उनका कर्तव्य वो करते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो करते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल सैंक्शन है। दूसरा बोल रहे हैं मोरल सैंक्शंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज आइडियल्स, ये एक आदर्श के रूप में माना जाता है। ये मोरालिटी है, ये पॉलिटिकल। ये बोल रहा है कि जो मोरल सैंक्शन है डीपीएस में, वो क्या है? वो फोर्स है, एक काइंड ऑफ लोगों का, पब्लिक ओपिनियन का। क्योंकि डीपीएस पे नॉन जस्टिसेबल है, मतलब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो सरकार, जो गवर्नमेंट हम बोल रहे हैं ना, लोगों के द्वारा चुना गया है, वो कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे ना, जो बोलते हैं जनमंगलकारी राष्ट्र, वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपी जो वेलफेयर स्टेट का सेट दिया है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता, जो लोग पावर में आए हैं, नहीं तो लोग भगा देंगे। और क्या बोल रहा है, पब्लिक ओपिनियन, पीपुल्स डिमांड फॉर इंप्लीमेंटेशन। जो सरकार, जो लोक प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के वोट के द्वारा चुना जाता है, वो लोगों के ओपिनियन उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। और क्या है, जुडिशियल सैंक्शंस। जुडिशियरी टाइम टू टाइम बार बार ये बोल चुका है, ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए। ना कोई ऊपर है या कोई नीचे है, फंडामेंटल राइट्स बड़ा है, डीपीएसपी छोटा है, या डीपीएसपी बड़ा है, फंडामेंटल राइट्स छोटा है, ये नहीं बोला है। ये कई बार ये बोल चुका है कि इन दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, सो क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है डीपीएसपी का? पहला क्रिटिसिज्म, नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता, तो ये नेचर को वीक कर देता है। दूसरा क्या, वेग लैंग्वेज है, ये बहुत ज्यादा वेग है उसका लैंग्वेज, लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डीपीएस पे एक बोल रहा है कि इसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स, उसका जो प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, उसको समझ नहीं आता है कॉमन लोगों को। जस्ट ह्यूमन कंडीशन, वो जस्ट ह्यूमन कंडीशन है क्या? इसका लैंग्वेज बहुत ही वेग है। और क्या क्रिटिसिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। जब फंडामेंटल राइट्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार ये फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्रिटिसिज्म, यहां पे नो क्लियर प्रायोरिटाइजेशन। हम ये बोल चुके हैं कई बार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में संघर्ष होता है, तो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दिया गया है, लेकिन कभी कभार वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को एक साथ ले जाता है।
दोनों को बोल रहा है कि दोनों जरूरी है, दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई क्लियर कट प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। ठीक है, सरकार के पास में कोई स्पष्ट क्रम नहीं है, किसी प्रिंसिपल को पहले लागू किया जाए और किसी को बाद में किया जाए, और इग्नोर्ड इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। जब इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आता है तभी डीपीएसपी को हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए बोला गया है कि नॉन जस्टिसेबल बनाने का कारण यह है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जब स्टेट के पास टाइम होगा और मनी होगा, टाइम होगा और रिसोर्सेस होगा, तभी उसको यूटिलाइज किया जाएगा, डीपीएसपी को एनफोर्स किया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, और समटाइम्स यूज फॉर पॉलिटिकल प्रोपागेंडा। कभी कभी हम बोले ये डीपीएसपी को पॉलिटिकल प्रोपागेंडा के जैसा यूज किया जाता है फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज का गेन के लिए इसे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्रिटिसिज्म हो गया, लेकिन डीपीएसपी का कोई यूटिलिटी है? पहला बोल रहा है इट एक्ट्स एज ए मोरल आइडियल्स फॉर गवर्नेंस। ये बोल रहे हैं गवर्नेंस के लिए ये एक मोरल आइडियल्स के जैसा काम करता है, ये शासन के लिए एक नैतिक आदर्श जो बोलते हैं मोरल आइडियल्स, उस हिसाब से वो काम करता है। दूसरा, इट गाइड्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। ये दोनों को गाइड करता है, एक दिशा प्रदर्शन करता है। ठीक है, बोथ द लेजिस्लेटिव जो आइन बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, और उसको जो एग्जीक्यूटिव करते हैं, जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हो गया और कार्यपालिका, ये दोनों को गाइड करता है। हम इसलिए बोले ना, दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है। और क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और क्या, बेसिस फॉर वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट के लिए बुनियादी, ये वेलफेयर स्टेट का एक बेसिस है। उस आधार पर जो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट जैसा बनाया जा सके, जहां पे पुअर और रिच के बीच गैप को कम किया जा सके, पुअर लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स दिया जाए, जैसे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो जिंदगी जीने का तरीका, उसमें थोड़ा बदलाव आ सके। ठीक है, और इन्फ्लुएंस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लॉज। इसके अलावा वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायालय की बात करें, जुडिशियरी की बात करें, कानून बनाने का जो प्रोविजन है, उसमें थोड़ा वो प्रभाव डालता है। ठीक है, तो डीपीएसपी का यूटिलिटीज भी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रायोरिटी दिया जाए या फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दिया जाए? तो इनिशियली जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में झगड़ा हुआ था इन द चंपकम दोराईराजन केस 1951 में, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को इंपोर्टेंस दिया गया था ओवर डीपीएसपी। तो 1951 में ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो मिस्टेक 1951 में हुआ था उसको वो रेक्टिफाई कर दिए थे इन लेटर अमेंडमेंट्स, जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था इन द केशवानंद भारती केस 1973 की बात करें। ठीक है, 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया था, वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों के बीच में कौन ज्यादा पावरफुल है, किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए वे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दिया है कि डीपीएसपी उसको ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाएगा। फिर मिनर्वा मिल केस 1980 जब हुआ था, वो लैंडमार्क जजमेंट था। वहां पे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश किया गया था केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और मिनर्वा मिल केस वो भी ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये जो डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 14 और 19 है, मिनर्वा मिल केस में ये बोल रहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर सुप्रीम ओवर द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट के ऊपर सुप्रीम है? दो फंडामेंटल राइट्स। क्या क्या है वो? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, ये दोनों के ऊपर डीपीएसपी सुप्रीम है। लेकिन बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो डीपीएसपी से सुप्रीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये बोला? प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अडॉप्टेड। और लेटर ऑन इन द मिनर्वा मिल केस और उसके बाद जो केसेस आया था वहां पे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसमें कोर्ट जोर दिया था। और इट बैलेंसेस द इंडिविजुअल राइट्स विद द सोशियो इकोनॉमिक गोल्स एज वेल। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक गोल्स ये दोनों जरूरी है। ठीक है, व्यक्ति का अधिकार तो जरूरी है, उसके साथ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य, जो सामाजिक और आर्थिक गोल्स है वो भी जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन बनाना चाहिए। ठीक है, एक फाइन बैलेंस ड्रा करना चाहिए, फाइन बैलेंस एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो अभी का स्टेटस बात करें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, वो हार्मोनियस रिलेशनशिप की बात कर रहा है। और ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सिर्फ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 से ज्यादा ऊपर है। लेकिन बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो डीपीएसपी से ऊपर है, डीपीएसपी के ऊपर है, ज्यादा पावरफुल है, उनको प्राइमेसी दिया जाएगा। सो डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो कई बार हो चुका है। हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, वो डीपीएसपी के द्वारा हुआ है। मिनिमम वेजेस एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम नरेगा जो बात कर रहे हैं, फ्री लीगल एड स्कीम, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, राइट टू एजुकेशन, ये जो एक्ट आया था, ये सारा का सारा हम सब डीपीएसपी में पढ़े हैं ना। ये सब कुछ एक एक सेपरेट कानून बन चुका है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी ऑटोमेटिकली वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो जैसे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट बाय द कोर्ट्स, बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये डीपीएसपी वैसा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन लॉज लाना पड़ेगा। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सारा आया था। ठीक है, जस्ट टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। टू कंक्लूड वी कैन से दैट भले ही जो डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये देश के गवर्नेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। ठीक है, वेलफेयर स्टेट। ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है देश के गवर्नेंस में, और वो एक वेलफेयर स्टेट का बुनियाद रखता है। और भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, उसको भी वो हासिल करने का मांग करता है, उसको वो हासिल करने का एक अच्छा मार्ग दिखाता है। ठीक है, वे मार्ग दिखाता है। सो